नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। आइए जानते हैं किस प्रकार से डेयरी फार्म संचालन करते हैं और किस प्रकार से नई ब्रीड इन्होंने तैयार की है। दोस्तों लगभग 5 साल पुराना ये डेयरी फार्म है। किस प्रकार से इन्होंने स्टार्टिंग किया था और कितनी ब्रीड ये लेकर आए थे, आज कितनी इन्होंने तैयार की है, कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है और किस प्रकार से अपना डेयरी फार्म का संचालन करते हैं, आइए जानते हैं। सर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम सूरज सिंह है जी, ये बताएं सर एड्रेस क्या है यहाँ का? ये गोवर्धन डेयरी फार्म जी डिस्ट्रिक्ट उदयपुर है जी, और गांव बरवाड़ा। गांव बरवाड़ा। हाँ जी, उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये फार्म। हाँ सर, ये बताएं कि कितना समय हो गया आपको डेयरी फार्मिंग में आए हुए? लगभग ये 5वां साल चल रहा है। पाँचवा साल चल रहा है। 5वां साल चल रहा है। जी जी। शुरुआत में कितने एनिमल लाए थे आप? शुरुआत में 10 एनिमल लेके आया था मैं पंजाब से। अच्छा, कौन सी ब्रीड लाए थे आप? HF। कितनी है आपके पास प्रेजेंट में? आज मेरे पास बड़ी गाय 30 है हाँ, और हिपर्स और सब मिला के 50 एनिमल हो गए। टोटल 50 हो गए हैं। मतलब अगर 5 साल में हम बात की जाए तो हर साल आपने 10 का गेन काफ तैयार की है। तैयार किए हैं। हाँ सर, ये बताएं अभी आपके पास जैसे टोटल 50 एनिमल हैं तो कितने पशु अभी मिल्किंग में हैं और कितने ड्राई है और कितने प्रेग्नेंट है? अभी मेरे पास मिल्किंग में 18 पशु हैं। 18 पशु 18 है। पशु हैं जी और अभी करीबन 6 पशु ड्राई में हैं जी, और बाकी सारे हिपर्स हैं जो अभी ब्याने वाले, 1 महीना बाकी है। जो बच्चा देने वाली बच्चा है। देने वाले वो 8 है हिपर्स। 8 है। अभी मिल्किंग में कितने बताए आपने? 18। 18 पशु। हाँ जी। जैसा आपने बताया 18 पशु मिल्किंग में हैं। टोटल गाय हैं? हाँ, टोटल गाय है। हाँ सर, कितना प्रोडक्शन हो रहा है 18 पशुओं से पर डे का अभी? 18 पशुओं का पर डे का अभी 340 लीटर 350 लीटर के आसपास हो रहा है। पर डे का? पर डे का 340 से 350 लीटर। 50 लीटर। सर ये बताएं अगर एवरेज की बात करें तो क्या एवरेज आ रहा है पर काऊ का? एवरेज आप निकाल लीजिए 350 में, जैसे 20 का आप भाग दे दीजिए 18 का तो भी 20 के प्लस ही आएगा। 20 के प्लस आएगा। जी। सर आपकी जो बच्चियां अभी जो आपने नई तैयार की है उनका अगर हम बात करें तो उनका प्रोडक्शन कितना आ रहा है? उनका प्रोडक्शन अभी हमारे पास देखो, पिछले महीने में 1-2 महीने पहले जो फायरबुल की हमारे घर की होम ब्रीड की जो बछड़ी है जी। उसने टाइम का 13-14 लीटर मतलब 28 लीटर तक उसने दूध दिया है पर डे का। पर डे का? पर डे का। उसके बाद में अभी लेटेस्ट एक बच्ची ने बच्चा दिया है, 20 दिन हुए हैं। जी। वो 19 महीने की उम्र है उसकी। बहुत 19 बढ़िया। महीने की उम्र में उसने बच्चा दे दिया है। 10 महीने की वो अच्छा। थी और काविंग उसका ये कंसीव हो गई थी। हो गई थी। तो 19 महीने की बच्ची हमारे पास बच्चा दे के उसका अभी दूध है 9.5 लीटर टाइम का। अच्छा, मतलब 18-19 लीटर पे तो अभी वो आ गई है। आ गई और है। हमें अनुमान है कि वो 20 प्लस जाएगी। 20 से प्लस 20 से 22 लीटर तक 22 चली लीटर है। तक वो फर्स्ट लैक्टेशन में जा सकती है। सर जैसा कि आपने बताया कि अभी आपके पास दूध 350 लीटर है जी। पर डे का, पर डे का। कि क्या रेट में सेल होता है? अभी हमारा एवरेज 40 रुपए के हिसाब से हमें पेमेंट मिल रहा है। अच्छा, कहाँ पर देते हैं आप? अभी हमारा यूनियन सरस में जा रहा है। अच्छा, जैसे 40 रुपये लीटर के हिसाब से आपका दूध जाता है, 350 लीटर पर डे का है, तो आपको बिलिंग अगर हम महीने की एवरेज बात करें तो कितने की हो जाती है? बिलिंग समझो अभी 350 हो रहा है तो 13-14 हज़ार रुपए का हमारा ये हो रहा है, जी। पेमेंट बन जाएगा। तो महीने की आपका जैसे 2 बार पेमेंट होता है, 3 बार? 2 बार हर हर महीने पेमेंट की, हाँ हर महीने की 2 बार। तो कितना पेमेंट होता है सर? अभी पेमेंट समझो 2 लाख रुपए के आसपास हो जाता है? 15 दिन का। हाँ हाँ, तो 4 लाख रुपए 4 पेमेंट लाख बनेगा। रुपए महीने का। जी। ये बताएं सर, जैसा 350 लीटर प्रोडक्शन है, 4 लाख रुपए महीने का हो जाता है और 50 एनिमल आपके पास हैं। आप ब्रीडिंग पे भी हमने देखा है कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जो नई काफ है, हीपर है, सभी का बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी वेट सब कुछ मेंटेन किया हुआ है और डेयरी फार्म को 5 साल में आपने यहाँ तक इस पोजीशन पर लाए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आप निर्वहन करते आ रहे हैं। सर अगर हम 4 लाख रुपए में से बात की जाए कि जिसमें हरा चारा, सूखा चारा, लेबर का कॉस्ट, खलियाँ, दाने, मिनरल हो गया, मेडिसिन, दवाइयाँ, अगर मैनेजमेंट की पूरी बात की जाए तो 4 लाख में से कितना आपका इसमें से खर्चा हो जाता है? 11,000 रुपए खर्चा है अभी पर डे 11,000 रुपए। और तो 3,30,000 रुपए हमारा अभी खर्चा है, खर्चा हो चाहे रहा है। मिल्किंग प्रोडक्शन हो या ना हो। ना हो फिर भी इतना आपको क्योंकि खिलाना है। हाँ, बच्चे तैयार हो रहे हैं ना, Breeding पे काम खाने कर वाले ज्यादा। अभी 18 मेरे को दूध दे रहे हैं, बाकी के सारे खाने वाले खाने हैं। वाले। 32 खाने वाले हैं। अच्छा, छोटे से बड़े लेके, तो वो पूरा पैसा उधर जा रहा है। उधर जा रहा है। जी। तो सर किस सोच से और किस विचारधारा से आप इस प्रकार से जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? लोग बोलते हैं कि हमें डेयरी फार्मिंग में लॉस हो गया है या आगे जाके आप ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो आगे की प्लानिंग क्या है आपकी और किस हिसाब से आप ये खर्चा कर रहे हैं और आगे किस प्रकार से इसको मेंटेन करेंगे आप? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डेयरी फार्मर कोई भी कर रहा है, जी। कोई नया करना चाहता है, अगर वो धैर्य रख सकता है तो ही डेयरी फार्म के बिजनेस में आए। बिल्कुल, अगर धैर्य नहीं है, उसको कल ही चाहिए कि मुझे तुरंत ये result महीने में नहीं तुरंत मिलता। रिजल्ट चाहिए, मुझे तुरंत इनकम क्योंकि चाहिए। लाइव स्टॉक है हाँ, ये। कैलकुलेशन देख लेता है कि गाय इतना दूध दे रही है, 50% बच जाता है। फर्स्ट बार में तो 50% बचेगा क्योंकि उस पर खाने वाले नहीं है। जितनी Paper गाय work- जितनी गाय लेके आएगा वो सारी दूध देगी। बिल्कुल।
तो दूध देगी तो उसको लगेगा आधा खर्चा आ रहा है और आधा मुझे बच रहा है। बहुत तो बढ़िया। वो सोच के वो आगे बढ़ेगा। जिस समय वो गाय ड्राई पे जाएगी और हीपर्स उसके तैयार होंगे, तो गाय भी ड्राई है, खाने वाले हीपर्स भी होंगे, तब उसको मुश्किल आएगी। तो वो अगर मुश्किल में संभल जाएगा तो वो आगे सक्सेस हो जाएगा। अगर वहां पर वो घबरा जाएगा कि भाई मुझे तो नुकसान हो रहा है, मैं डेयरी का बिजनेस ही खराब है, छोड़ देगा, तो वो कभी सक्सेस फार्मर नहीं बन पाएगा। मतलब उसे थोड़ा धैर्य रख के क्योंकि पहले साल हमको भी प्रॉफिट दिखा, हमने देखा कि हाँ प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरे साल में हमें थोड़ी तकलीफ आई, तीसरे साल में बहुत ज़्यादा तकलीफ आई, चौथे साल में बरोबर हुआ, और पांचवें साल में हमें लग रहा है कि हम इसमें काफ़ी सक्सेस हैं और आगे होने वाले हैं और अच्छी उम्मीद है आगे जाके हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं आएगी? अभी 18 गाय दूध दे रही है और करीबन ये 10 हीपर्स जो हैं उसमें से 8 तो मुझे अभी 1 महीने 1.5 महीने में बच्चा दे देंगे, और दूसरे हैं वो भी 1 दिसंबर तक मुझे बच्चा दे देंगे जी। तो उम्मीद बढ़ती है कि ये सारे हीपर्स हैं जो 25 प्लस तो मैं अनुमान लगाता हूँ अच्छा ही दूध देने वाले, लेकिन 25 के प्लस दूध देंगे तो मेरा जो मिल्क रिकॉर्ड है, एवरेज मिल्क रहेगा, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो एवरेज मिल्क अच्छा रहेगा तो मुझे आगे कोई तकलीफ नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट। और दूसरी बात यह है कि समय पे हमारी सारी गाय हैं वो कंसीव हो जाए, उसके लिए हम पूरी डेटा रखते हैं। जो फार्मर डेटा नहीं रखता, अनुमानित हमने सीमन लगवा दिया, इतने महीने की प्रेग्नेंट है, इतने दिन में बच्चा दे देगी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा, तो आगे फेल होने वाला है, फेल होना ही होना, 100% फेल होगा। चाहे उसके पास कितनी भी अच्छी ब्रीड हो, कितना भी अच्छी हाई मिलकर हो, 40 लीटर वाली गाय होगी तो भी फेल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको वो समय पे बच्चा नहीं ले पाएगा। हर साल बच्चा लेना है, मैं तो 12 महीने में नहीं, लेकिन आप 15 महीने में ले लीजिए। 15 महीने के एवरेज से भी बच्चा ले लोगे तो भी आपका डेयरी फार्म कभी फेल नहीं होगा। और बच्चा लेने के बाद ब्रीड को भी तैयार करना है, ब्रीड वाला ही लेना है ना। बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास 50 गाय है, मैं 50 गाय का फार्म किसी को नहीं बोलता हूँ आप 50 गाय का फार्म कीजिए, आप 5 गाय का करिए, टॉप ब्रीड रखिए। बिल्कुल। बड़ी गाय और बड़ी बॉडी स्ट्रक्चर देख के आप गाय मत खरीदिए, वो दूध नहीं देगी। आप ब्रीड देख के करिए ना, दूध आपको ब्रीड से मिलने वाला है, गाय से नहीं मिलने वाला है। बहुत HF लेके आया मैं, बड़ी बॉडी स्ट्रक्चर, बड़ा अडर दिख रहा है, दूध 10 लीटर है, नहीं सर, क्योंकि वो फीडिंग भी ज़्यादा खाएगी। बिल्कुल। फीडिंग और ब्रीडिंग दोनों मैनेज करना है कि भाई गाय कितना फीड खा रही, कितना दूध दे रही है, और इतना फीड खा के इतना ही दूध दे रही है, और इतना फीड खा के इतना ज़्यादा दूध दे रही है, तो वो ब्रीड देगी। इसलिए ब्रीड पर ही फोकस करना है, डेयरी फार्म को प्रोडक्शन ज़्यादा है, बिल्कुल ब्रीड ही रखनी है। सर अब बात की जाए अगर डेयरी फार्म को मैनेजमेंट की, तो अभी आपके यहाँ पर डाइट में क्या चल रहा है? कॉन्सेंट्रेट में खलियाँ, दाने, मिनरल्स में क्या क्या कितने प्रकार के आइटम देते हैं आप? देखिए सर, कॉन्सेंट्रेट में ऐसा है कि अगर हमारे पास कम पशु हैं, 5 और 10 पशु है, तो हम हमारे यहाँ पर हम दाना बना सकेंगे जी। और दाने में भी ऐसा है कि हम कौन सा कैसा ले रहे हैं, पूरा उसको फार्मूलेशन के हिसाब से बनाएंगे तो 10-15 पशु का हम मैनेज कर पाएंगे। अगर आपका फार्म बढ़ रहा है तो आप अपना फार्मूलेशन पे मत जाइए, आपको किसी अच्छी कंपनी के फार्मूलेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करके उसको बनाते हैं, तो वो आपके लिए बैलेंस फीड होगा। क्योंकि अपने घर पे इतना बैलेंस नहीं कर पाते। बिल्कुल। एक चीज़ बैलेंस करेंगे दूसरी कम पड़ेगी, या तो आपका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कंसीव रेट कम हो जाएगी, अगर कंसीव रेट अच्छी है तो आपका मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। वो सबको मैनेज करने के लिए आपको कोई अच्छी कंपनी का फीड ही खिलाना पड़ेगा। अभी आप क्या दे रहे हैं सर? सर मैं एक्चुअली क्या है, एक अच्छी कंपनी का फीड दे रहा हूँ, जो ग्वाला कंपनी के है, उसका मैं 2 साल से खिला रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फीड है जी। खिला रहा हूँ मैं। कंपनी का ऐसा नहीं कि किसी कंपनी का प्रमोशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन आसान में रिजल्ट सही है तो मैं सही बता रहा हूँ, गलत है तो गलत बताऊंगा। जो मेरे को अच्छा उसमें रिजल्ट मिल रहा है, मैं वो 60% मेरे यहाँ पे फीडिंग में वो ऐड कर रहा हूँ। 40% में हमारा जो कंसंट्रेट है यहाँ से बना के दाना रॉ मटेरियल है उसको ऐड करके बना के दे रहा हूँ। उसमें क्या क्या देते हैं? उसमें क्या होता है कि 40% देने का कारण ये है कि एक तो वो थोड़ा बहुत भी तूड़ा सुखला उसके साथ में खा सके जी। दूसरी चीज़ रही कि दूसरे कोई भी एडिशनल जो चीज़ देनी है, जैसे मिनरल्स हो गया, नमक हो गया, कोई सोडा हो गया, बाईपास फैट हो गई, ये सारे ऐड करके उसमें देने तो हम दे देंगे तो आसानी से खा लेगी जी। सूखे में डालेंगे तो वो खाएगी नहीं, इसके लिए उसको 40% में रखा हमने। सर ये बताएं कि अभी आपके पास जैसे हमने देखा है कि दवाइयाँ भी काफ़ी आपने इमरजेंसी के लिए रखी हुई है, तो किस प्रकार से यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो किस प्रकार से होता है? देखिए सर, दवाइयों में ऐसा है कि अगर आपको HF का फार्म रखना है तो आपको, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो भी 50% डॉक्टर बनना पड़ेगा। बहुत सही। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद डॉक्टर बन जाए, मैं खुद डॉक्टर नहीं बनता हूँ, भी नहीं रह सकते, मैं खुद डॉक्टर नहीं बनता हूँ, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आके काम आपको करना पड़ेगा। जो लेबर का काम डॉक्टर करता है, यहाँ पर इंजेक्शन लगाना, कोई दवाई पिलाना, कौन सा इंजेक्शन देना है, कितना देना है, कैसे देना, कंपाउंडर का काम अपने को करना पड़ेगा, तो ही डेयरी फार्म सक्सेस होगा। क्योंकि इसमें जो भी बीमारी होती है इंस्टेंट होती है। और ज़्यादा एनिमल हो तो ये तो स्वाभाविक बात है कि हर समय कोई ना कोई एनिमल बीमार होगा ही होगा।
और फिर हर अभी समय हम डॉक्टर को नहीं डॉक्टर को नहीं बुला सकते। अभी समझ लो कोई बीमारी शाम को हुई है, हम डॉक्टर को कॉल करेंगे तो बोलेगा मैं सुबह आऊँगा। शाम को बीमारी हुई, आप दवाई लेने के लिए मेडिकल शॉप पे जाएंगे, मेडिकल शॉप बंद हो चुकी है, सुबह खुलेगी। भाई साहब सुबह तक तो एचएफ में क्या होगा आपको भी पता है, और फार्मर अच्छी तरह से जानता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सर अभी आपके पास जैसे आपने 350 लीटर दूध बताया, और आपके पास जैसे हमने देखा कि चिलिंग प्लांट भी है, जी तो अभी आपके पास कलेक्शन भी है? हाँ, कलेक्शन यहाँ पर आसपास के छोटे मोटे किसान हैं जो मतलब हैं, और क्लस्टर सोसाइटी वाले जिन्होंने यूनियन बना रखी है, सोसाइटी बना रखी है, वो कलेक्शन करके लेके आते हैं हमारे यहाँ पर, हम ले लेते हैं। अच्छा, और वो तो सरस कितना हो जाता है टोटल दूध? करीबन रोज का 300-350 लीटर बाहर का दूध भी आ रहा है हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, बाहर का भी आता बाहर है? का भी आ रहा है। दोनों टाइम दूध जाता है या एक टाइम जाता है? नहीं, एक टाइम जाता है, ये जो सुबह टैंकर है morning, इसके अंदर टैंकर एक टाइम में चला जाता है? एक टाइम में तो चला टोटली कितना हो जाता है? अभी हमारे यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन टैंकर आ रहा है, तो 1000 लीटर के आसपास दूध जा रहा है। अच्छा जी सर, अब कुछ मेरे ऐसे सवाल रहेंगे जो हमारे नए श्रोता, जो नए डेयरी फार्मर, उनको जिज्ञासा होती है कि डेयरी फार्मिंग किस प्रकार से की जाए और डेयरी फार्मिंग में आए या ना आए। सर ये बताएं कि डेयरी फार्मिंग में आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें? देखो, डेयरी फार्मिंग में आने से पहले मुझे जो चैलेंजेस आए उसके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल। जो मुझे मुसीबत आई है, तकलीफ आई है, मैं नहीं चाहता कि मेरे और किसी फार्मर को आए, कोई मित्र करना चाहता है उसको आए, वो बिल्कुल ध्यान रखें। एक तो फर्स्ट टाइम अगर कोई नया डेयरी फार्मर कर रहा है तो वो अच्छे फार्म को विजिट करे, बिल्कुल। फार्म विजिट करें, कहीं से स्टडी करें, बिल्कुल स्टडी करें, फिजिकली जाके फार्म पे विजिट करें, अच्छे फार्मर के पास में रहें, उससे बात करें किस तरह से करना चाहिए। और मैं भी बताता हूँ, मेरे पास भी कोई आता है अगर कॉल करता है तो मैं भी उसको बताता हूँ, विजिट करने के लिए बोलता हूँ। और फर्स्ट में वो कितनी गाय ला रहा है जी, चाहे 10 लाए 15 लाए, मैं कह रहा हूँ कि 10 लाए लेकिन 10 ही हीपर्स लेके आए। बाहर से ला रहा है तो बछड़ियाँ ही लेके आए। अच्छा 7 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। तुरंत अगर दूध चाहता है तो उसे नहीं मिलेगा, नहीं उसमें मिलेगा। नुकसान होने वाला है। क्योंकि मैं भी लेके आया वहाँ से ब्याई हुई गाय, तुरंत दूध पाने के लिए लेके आया तो मुझे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले जो एक हीपर में मिलते हैं। जो हीपर्स में मिले। मैंने सेकंड टाइम में जो हीपर्स मंगाए उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। सर ये बताएं कि अगर बिजनेस लेवल की बात की जाए, अगर डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में आना चाहें तो काफ़ी लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती है कि भाई हम ब्रीड कौन सी रखें, देसी रखें, जर्सी रखें या एचएफ रखें, मिल्क प्रोडक्शन किसका अच्छा रहेगा? मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से आप स्टडी कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई गाय खराब है, हमारे भारतीय नस्ल की गाय बहुत अच्छी है, उनकी दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर देखा जाए, रेट के हिसाब से देखा जाए तो हमें एचएफ को ही सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि दूध की क्वांटिटी एचएफ ही है। एचएफ डेयरी फार्म की गाय एचएफ ही है। आप घर के लिए रख सकते हैं, 1-2 पशु देसी गाय रखिए, बहुत अच्छी है गौ माता, आपको रखनी चाहिए, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी। ये बताएं कि आपके फार्म पर लगभग 40-50 एनिमल हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए कितने लोग रखें, कितने लोग काम करते हैं, कितनी लेबर है, कितने घर के लोग इंक्लूड है, किस प्रकार से काम होता है? इसमें काम करने के लिए हमारी पूरी फैमिली लगी हुई है। कम से कम 5 हमारे मदर फादर हैं और हम 4 तो घर के हैं, 4-5 मेंबर हम घर के हैं और 2 लेबर हमने रखा हुआ है। ये फुल टाइम काम है। मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा कि आजकल के जो नए युवा हैं, ट्रेंड है कि वो विदेश जा रहे हैं, जैसे पंजाब के लोग काफ़ी कनाडा में हैं और दूसरे नए युवा शहरों की तरफ जा रहे हैं बिजनेस पर्पस में, और आपने डेयरी फार्मिंग को क्यों चुना इतने सालों के बाद, और डेयरी फार्मिंग किस पर्पस से आप कर रहे हैं और आगे इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? और एक नए युवा कि भाई ये तो गोबर का काम है, ये तो पशुओं का काम है, गंदगी का काम है, तो इस मेंटेलिटी से ऊपर आकर आपने किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग में वापस आपने एक जो नया दौर लाए हैं, आप ये क्या सोच कर लाए हैं और मोटिव क्या है आपका? जी, आपने अच्छा सवाल किया। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी बड़े बड़े फार्मर आप विजिट कर रहे हैं, कोई इंजीनियर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, क्यों इस बिजनेस में आ रहे हैं वो लोग? यही मैं जानना चाहता हूँ। क्यों आ रहे हैं? आने का कारण यही है कि विदेश में जाके वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का पैकेज छोड़ के आ रहा है, कोई 50 लाख का पैकेज छोड़ के आ रहा है। क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि ये कैश का बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल कैश का बिजनेस है, इसमें माल बेचना नहीं पड़ता। युवा यही देख रहा है कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ और फ्रीडम हूँ। किसी की गुलामी नहीं करनी है। मेरे पास जितना माल है वो माल अपने आप बिक जाएगा, कस्टमर खुद मेरे पास लेने के लिए आएगा, मैं अच्छी क्वालिटी दूंगा। ये सोच करके बिजनेस में युवा इस बिजनेस में आ रहा है। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक सफल युवा अपना डेयरी फार्म को संचालन कर रहे हैं, और आज हमारे साथ वीडियो में आपने देखा कि पूरा फार्म बहुत ही अच्छी तरीके से संचालन किया है। मिल्क का प्रोडक्शन है, फीडिंग की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, चाहे पशु को खरीदने की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, आपने किस प्रकार से एक सफल युवा की जानकारी को देखा। सर आपने समय निकाला और हमारे किसान भाइयों को और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत चैनल और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।